पिछला पाठ शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। इससे जहां तक पढ़ा था आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट किया था कि उनके ग्रंथ को कुल 6 भागों में बांटा गया है ना। ये 6 भाग थे: सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। अब उससे आगे हम लोग आज शुरू करते हैं। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम आने वाले यंत्रों तथा शास्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। शरीर के किसी भाग में मवाद पड़ जाने पर चीरा लगाना आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य सुश्रुत से छिपा न था। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि इस स्थिति में चीरा कैसे और कहाँ लगाएं। आज हम लोग ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। चीरा मतलब वही हुआ, छोटा मोटा घाव जब बड़ा हो जाता है या कहीं चोट लग जाती है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आपका ऑपरेशन करना होगा। तो यह विधा उस समय भी थी। विधियां बहुत अच्छे तरीके से उस समय भी ऑपरेशन होते थे। इसी तरह जब शरीर के कुछ अंग जल वृद्धि के कारण फूल जाए तो उनका जल सुई द्वारा कैसे खींच लेना चाहिए, यह विधि भी उपयुक्त रूप से उसमें बताई गई है सुश्रुत संहिता में। साथ साथ जरूरत पड़ने पर मां के गर्भ में चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा तथा अस्थि चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसके अलावा काया श्रृंगार, जिसे आजकल हम लोग प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, उससे जुड़े तरह तरह के ऑपरेशन भी विस्तार से बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। ठीक है, संख्या उनकी 101। ये किसकी संख्या है? शल्य यंत्रों की, यानी ऑपरेशन करने के जो टूल्स थे, दैट इज टूल्स। शल्य यंत्र कितने थे? शल्य यंत्र थे 101। इन यंत्रों को हिंस्र पशु तथा पक्षियों के मुंह के आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं, जैसे सिंह मुख, सिंह के मुख के जैसा, गृध्र मुख, गिद्ध के मुख जैसा, मकर मुख, मगरमच्छ के मुंह जैसा आदि। ये यंत्र आधुनिक शल्य यंत्रों से किसी भी तरह कम नहीं थे। इनके साथ ही 20 और शल्य यंत्र भी वर्णित हैं। इनके नाम हैं, कुछ के नाम दिए गए हैं, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। मंडलाग्र, मंडल के अग्र जैसा, करपत्र, मुद्रिका, ब्रीहिमुख आदि। ये शल्य औजार प्रायः लौह धातु या चांदी से बनाए जाते थे। इन्हें इस ढंग से बनाया जाता था कि इनकी धार कभी कमजोर ना पड़े और इनमें कभी जंग ना लगे। उन्हें रखने के लिए खास तौर से लकड़ी के डिब्बे भी तैयार किए जाते थे जिसमें उसे सुरक्षित रखा जा सके। टांके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागों का विकास किया गया था। कुछ का आधार रेशम की डोर होती थी तो कुछ सूत से बनाए जाते थे, कुछ चमड़े से तैयार किए जाते थे तो कुछ घोड़ों के बालों से। घोड़े के बालों का प्रयोग तो आज भी किया जाता है। इसी प्रकार कई किस्म की सुइयां भी उपयोग में लाई जाती थी, कुछ मोटी, कुछ पतली, कुछ अधिक घुमाव लिए हुए, घुमावदार, हाँ, तो कुछ कम और कुछ बिल्कुल सीधी। जहां जैसी सुई की जरूरत होती थी ऑपरेशन में वैसा सिलाई किया जाता था। उन दिनों तरह तरह की रुई, रेशम और मलमल से बनी पट्टियों का भी प्रचलन था। दुर्घटनाओं में अथवा अस्त्र शस्त्र के वार से फट गई आंतों के 2 किनारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने एक विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी। आइए उस पे जानते हैं वो क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा इस तरह का है, क्योंकि मैं रीडिंग कर चुकी हूँ। आप इसे घर पर रीडिंग करना। इसके लिए वे एक किस्म के चींटों का उपयोग किया करते थे। फटी हुई आंतों के दोनों किनारों को साथ मिलाकर उस पर चींटे छोड़ दिए जाते थे। चींटे आपने देखा है ना, चींटे, बड़ा वाला काला चींटा। वे चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते थे जिससे फटी हुई आंत के 2 किनारे आपस में सिल जाते थे। अब चींटों का शेष भाग काट कर अलग कर दिया जाता और उधर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टांके कस दिए जाते। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता। साथ ही चींटों का सिर भी ऊतकों में अपने आप घुल मिल जाता था। आजकल शल्य चिकित्सक शरीर के भीतरी अंगों के टांके लगाने के लिए भेड़ की आंत से बनाए धागों का उपयोग करते हैं। उद्देश्य यह रहता है कि टांके भीतर ही भीतर घुल जाए, जिससे टांके निकालने के लिए कम से कम शरीर का वह भाग दोबारा खोलना न पड़े।
अब देखिए हमारे अगले चैप्टर में उस दिन भी हम लोग देखे थे, ये औजार बनाए गए हैं, है ना। ये देखिए ये घुमावदार है, ये सीधा है, इसका मुंह चौड़ा है। ये देखिए कुछ अलग अलग आकार के औजार थे जो अलग अलग शरीर के हिस्सों के ऑपरेशन में उपयोग में लाए जाते थे। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, घाव भर जाए इसके लिए कौन कौन सी औषधियां देनी चाहिए आदि। प्राचीन भारत के चिकित्सकों और औषधि विज्ञान के बारे में भी व्यापक जानकारी थी। उन्होंने बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज की थी, साथ ही रसायन भी खोज निकाले थे। ये रोगी का दुख दर्द दूर करने के काम में आते थे। यानी इन रसायनों से उन्हें मेडिसिन दिए जाते थे, दवाइयां जो आजकल हम लोग टैबलेट कैप्सूल खाते हैं ना, ये उस समय भी उन्होंने खोज निकाला था और रोगी को ऑपरेशन के बाद दिया जाता था, जिससे उनका दर्द कम हो जाए। शल्य क्रिया के दौरान रोगी को कष्ट न हो। आजकल आपने सुना है ना, सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देके बेहोश करते हैं। उस समय भी यह पद्धति थी। देखिए रोगी को कष्ट न हो इसके लिए कुछ ऐसी सक्षम जड़ी बूटियां भी खोज निकाली गई थी जिनके देने से रोगी गहरी नींद में सो जाता था। मानव शरीर के भीतरी अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत ने एक अनूठी विधि खोज निकाली थी। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मृत शरीर को पहले किसी वजनदार वस्तु के साथ बांधकर, उसको वजनदार वस्तु के साथ बांधकर किसी छोटी सी नहर में डाल दिया जाता था। 1 सप्ताह बाद जब बाहरी त्वचा और ऊतक फूल जाते, सोचिए पानी में रहेगा शरीर, फूलेगा, फूल जाते, तब झाड़ियों और लताओं से बने बड़े बड़े ब्रशों द्वारा यानी ब्रश के द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था। उन घिस घिस करके ऊपरी त्वचा और ऊतक हट गए। अब शरीर के जो आंतरिक अंग है वह क्लियर दिखाई पड़ते थे। इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना स्पष्ट हो जाती थी। सुश्रुत जितने बड़े शल्य चिकित्सक थे उतने ही श्रेष्ठ गुरु भी थे। शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे अपने शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाते। चीरा कैसे लगाना है, उसे कितना लंबा कितना गहरा रखना है, इसका अभ्यास प्राप्त करने के लिए शिष्यों को ककड़ी, करेला, तरबूज जैसे फलों और सब्जियों पर कई कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ता था। किसी घाव की गहराई कैसे पहचाने और उसे भरने के लिए क्या तकनीक अपनाएं, इसका प्रशिक्षण दीमक खाई लकड़ी के द्वारा दिया जाता था, जिससे कि शिक्षार्थी रुग्ण शरीर यानी बीमार शरीर, रुग्ण यानी बीमार, रुग्ण रुग्ण शिक्षार्थी रुग्ण शरीर के, रुग्ण यानी रोगी, बीमार तो रुग्ण शरीर की स्थिति का सही अंदाजा लगा सके। अभ्यास के दौरान कमल के फूल की डंडी, शिरा, रक्तवाहिनी बन जाती, जिसे शिष्य को सुई द्वारा बेधना पड़ता था। इसी तरह टांका लगाने का प्रशिक्षण तरह तरह के कपड़ों और चमड़े पर दिया जाता। खुरदरे चमड़े पर जिस पर से बाल न हटाए गए हों, खुरचने की कला सिखाई जाती। पट्टी बांधने का ज्ञान देने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था। पुतला बनाया और उस पर पट्टी बांध के सिखाए जाते थे कि किस तरह पट्टी बांधनी है। इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता है। स्टेप 2 क्या होता था, उसे किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रख दिया जाता था। वह तरह तरह की शल्य क्रियाएं देखता और उनसे सीखता जाता। फिर कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाता, तब उसे गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी कि हाँ अब तुम पास कर गए, अब तुम कर सकते हो। इस तरह पूर्ण प्रशिक्षण और अनुभव पाकर ही वह पाठशाला से बाहर निकलता था। सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, किंतु उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग एवं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, आपको पता है ना विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, स्कर्वी, तो स्कर्वी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अब अगला हम देखेंगे, ये देखिए
ईसा से 600 वर्ष पूर्व, यानी इसे हम लिखेंगे ईस्वी पूर्व 600 से 1000 ईस्वी तक, से 1000 ईस्वी तक हमारी यह चिकित्सा पद्धति तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। ये जो है ना, यह इतना तक का समय स्वर्णिम युग कहलाया। स्वर्णिम युग भारतीय चिकित्सा पद्धति का, भारतीय चिकित्सा पद्धति का स्वर्णिम युग, वह युग ईस्वी पूर्व 600 से 1000 ईस्वी तक। आत्रेय, ये सब महर्षियों का नाम है जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में योगदान दिया है। आत्रेय, जीवक, चरक और वाग्भट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। आइए इनके भी नाम लिख लेते हैं, आत्रेय, जीवक, चरक और वाग्भट। नंबर 1 है आत्रेय, 2 है जीवक, 3 है चरक। चरक के बारे में तो आपकी अगली कक्षा में भी दिया हुआ है। 4थे हैं वाग्भट। तो ये हमारे चिकित्सा शास्त्री उस समय अपना योगदान दिए। काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विद्यालय भी सैकड़ों वर्षों तक उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे हैं। ये नालंदा और तक्षशिला तो मैं भी घूमी हूँ, काशी भी घूमी हूँ, और यहाँ उस समय का जो हमारा धरोहर है बहुत ही संजो कर रखा गया। आज भी आप वहाँ घूमने जाएंगे ना बच्चों, बहुत ही अच्छा लगता है। नालंदा में वहाँ जो खंडहर निकाले गए हैं, जो कि अंग्रेजों के समय खत्म कर दिए गए थे, वहाँ के पुस्तकालय जला दिए गए थे, तब भी आज आप जाइए वो स्टूडेंट्स कहाँ सोते थे, कहाँ उनका स्नानागार था, उनका जो बैठक थी, उनका हॉल, ये सब कुछ देखने को मिलता है। बहुत रोचक है, अब भी बहुत कुछ ज्ञानवर्धक है, इसलिए मौका लगे तो जरूर जाइए। यहाँ दूर दूर से शिक्षार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते हैं। सोचिए, हमारे देश में बाहर से विद्यार्थी आते थे और आज हम लोग बाहर जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति जो अभी भी है के बहुत से सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित हैं। तो बच्चों, इतनी जानकारियां दी गई हैं इस चैप्टर में, इस पाठ में, जिसे आज हमने रीडिंग करके खत्म किया। अब बारी है कि आपने कितना सीखा। पहले तो घर पर इसे 2 बार रीडिंग करोगे बहुत आराम से, और फोन कॉल वगैरह से हम लोग तो जानकारी लेते ही हैं। जो समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। अब है इसके अभ्यास से जुड़े प्रश्न। लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया है। दूसरा है सुश्रुत संहिता क्या है, संक्षेप में परिचय दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर, ये कुल 8 प्रश्न हैं। तीसरा है सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। किस प्रकार के विद्यार्थियों का यहाँ प्रवेश मिलता था, तो इसके लिए तो अपनी पुस्तक से अलग से भी हमको जानकारी चाहिए कि किस प्रकार के विद्यार्थी यहाँ प्रवेश लेते थे। आपकी पुस्तक में भी है, जिनकी रुचि होती थी, है ना। आज भी एंट्रेंस देके जाते हैं ना, तो जिनकी रुचि होती थी उनका टेस्ट लिया जाता था, तब उनको एडमिशन मिलता था। सुश्रुत द्वारा टाके लगाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयोग में लाए जाते थे। हमने अभी पढ़ा ना, रेशम के धागे, और भी है रेशम की डोर होती थी, तो कुछ सूत से बनाए जाते थे, कुछ चमड़े से तैयार किए जाते थे, तो कुछ घोड़ों के बालों से। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग ये सारे प्रश्न हल कर लोगे। जिसका उत्तर नहीं आए हम लोग फिर उसे अपने फोन के माध्यम से स्क्रीनशॉट से उसको सॉल्व करेंगे। शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। फलों का नाम हम लोग पढ़ा, कंदमूल,
खीरे का उपयोग किया जाता था, ये भी बहुत आसान है, आप लोग बिल्कुल लिख लेंगे। सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे। कैसे? उन्होंने शल्य चिकित्सा के अलावा दूर दूर देशों से आने वाले विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षित किया, अपने यहाँ के विद्यार्थियों को तो प्रशिक्षित किया ही। प्रशिक्षण देते थे शल्य चिकित्सा में। स्टेप 1 क्लियर हो जाता था तो फिर उसे उसके दूसरा बाद वाला भाग सिखाते थे कि ऑपरेशन कैसे करना है, शरीर के आंतरिक अंगों की जानकारी कैसे लेनी है। हमने आगे पढ़ा था ना, वो मृत शरीर को पानी में छोड़ देते थे, है ना, 1 सप्ताह डूबा रहता था, फिर उसे झाड़ियों से लताओं से बनाए गए ब्रशों से सफाई करते थे। सफाई करने के बाद अंदर के अंग क्लियर दिखने लग जाते थे। इस तरह से वो उन्हें बच्चों को जानकारियां देते थे, बिल्कुल जिसे आजकल हम लोग लाइव जानकारी कहते हैं, सामने दिखा करके, और उस तरह से जानकारी देते थे। किस काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना गया है और क्यों? इस काल को देखिए, लिखा है आपने अपने नोटबुक में, इसका आंसर भी हो गया। अब आगे भाषा संदर्भ में है, तो बच्चों भाषा संदर्भ के जो कार्य हैं सब कुछ समझाया हुआ है, सबके उदाहरण दिए हुए हैं। आप इसे करेंगे, जहां दिक्कत होगी हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे कन्वर्सेशन के माध्यम से, फोन से, ठीक है, और रिटेन में लिख करके आपको दे दूंगी, है ना। इस छोटे से बोर्ड में और बहुत समय लेकर ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग आगे उस तरह से कर लिया करेंगे। तो मैं समझती हूँ भाषा संबंधी काम भी आपका हो जाएगा। जैसे इसमें है, लेखक ने 2 पदों जैसे सिंह और मुख को मिलाकर एक समस्त पद बनाया है। सिंह मुख, सिंह के मुख जैसा। आप भी अलग अलग पदों को मिलाकर ऐसे 5 समस्त पद बनाइए। सामासिक पद को समस्त पद बोलते हैं। उदाहरण के लिए हंसमुख, तो और 5 इस तरह से बनाने हैं। कर जोड़बद्ध, करबद्ध, तो ये भी बहुत ही आसान है। इसे हम लोग करके और अपनी कॉपी को आप लोग फोटो करके भेजिएगा। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।